एक अनाथ लड़का अपनी जान जोखिम में डालकर एक अरबपति को बचाता है जिसका पीछा गुंडे कर रहे थे। और इस कहानी का अंत ऐसा है जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। राजू अभी सिर्फ 10 साल का था। ये वो उम्र थी जब बच्चे अपनी माँ का हाथ पकड़कर स्कूल जाते हैं और स्कूल के मैदान में दौड़ते भागते हैं। लेकिन राजू के लिए शहर के किनारे वाला कचरे का वो ढेर ही लंबे समय से उसका घर बन चुका था। उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। ठंड उसकी फटी हुई कमीज की परतों से होती हुई अंदर तक घुस रही थी, जिससे राजू कांप रहा था। लेकिन वो छोटा सा बच्चा फिर भी झुका हुआ था। प्लास्टिक की थैलियों को खंगाल रहा था कि शायद कोई बचा खुचा खाना मिल जाए। उसे आदत हो गई थी। उसे जंगली बिल्लियों से रोटी का टुकड़ा छीनने की आदत थी। कचरे की उस तीखी बदबू की आदत थी जो नाक में चुभती थी, और पेट में खालीपन के उस एहसास की भी उसे आदत पड़ चुकी थी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, लेकिन एक चीज थी जिसकी आदत राजू को कभी नहीं पड़ी, और वो थी अकेलापन। वो इतना अकेला था कि बिजली की कड़कड़ाहट भी उसे चौंका देती थी, जैसे कोई अंधेरे में उसका नाम पुकार रहा हो। वो कचरा बीनने में मग्न था कि तभी राजू को उस संकरी गली से जो कचरे के ढेर की ओर आती थी, किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। फिर एक भारी सांस लेने की आवाज आई और एक परछाई लड़खड़ाते हुए बाहर निकली और गीले कचरे के ढेर के पास ही गिर पड़ी। राजू चौंक गया। उसे लगा कि शायद कोई शराबी है या कोई और बेघर आदमी है। लेकिन जब सड़क की धुंधली पीली रोशनी चमकी और उस आदमी का चेहरा दिखा, तो राजू सन्न रह गया। उस आदमी ने पतलून और शर्ट पहन रखी थी जो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। उसकी टाई एक तरफ लटकी हुई थी और बाहों पर कीचड़ लगा था। लेकिन जिस चीज ने राजू को सबसे ज्यादा हैरान किया वो उसका हुलिया नहीं बल्कि उसकी आंखें थीं। वो आदमी जितना घबराया हुआ था उतना ही निराश भी था, जैसे उसे मौत से भी बड़ी किसी चीज का डर हो। इससे पहले कि राजू कुछ समझ पाता, एक और आवाज गूंजी और गली के मुहाने पर 2 परछाइयां दिखाई दी। एक के हाथ में डंडा था और दूसरे ने टोपी पहन रखी थी जो उसके चेहरे को लगभग ढके हुए थी। उनकी आवाज रूखी और खूंखार थी। वो इसी तरफ भागा है, उसे ढूंढो। राजू ने अपनी सांस रोक ली। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बच्चे ने जमीन पर पड़े तड़पते हुए उस आदमी को देखा और फिर उन 2 गुंडों को जो पास आ रहे थे। छोटा होने के बावजूद राजू को यह पता था कि यह कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। उस आदमी का वाकई में शिकार किया जा रहा था। उस छोटे से पल में राजू को केवल पुरानी टिल की छत पर गिरती बारिश की आवाज और अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने चारों ओर देखा। उस अजनबी को छुपाने के लिए कोई जगह खोजने की कोशिश की। उसकी नजर एक पुराने टूटे हुए ठेले हाथ गाड़ी पर पड़ी जो कचरे के ढेर के किनारे लावारिस पड़ा था। वो ठेला न जाने कब से वहां पड़ा था। उसकी लकड़ी सड़ चुकी थी और दरवाजा कब का टूट चुका था और अंदर कबाड़ भरा था। बिना कुछ सोचे राजू उस आदमी की ओर लपका और उसका हाथ खींचा। अंकल अंकल उठिए, जल्दी कीजिए। बच्चे की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके हाथ उस आदमी को ठेले के अंदर खींचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो आदमी इतना कमजोर हो चुका था कि लगभग बेहोशी की हालत में था, लेकिन बची खुची चेतना के सहारे उसने खुद को उस ठेले के अंदर घसीटा। राजू ने जल्दी से कुछ खाली बोरियां उस आदमी के ऊपर डाल दी ताकि वो छिप जाए, और फिर टूटे हुए दरवाजे को जैसे तैसे बंद कर दिया। उन 2 गुंडों के कदमों की आवाज और करीब आ गई थी। राजू बाहर निकल आया और ऐसे नाटक करने लगा जैसे वो सामान्य रूप से कचरा बीन रहा हो। एक गुंडा चिल्लाया, ए लड़के, किसी को यहां से भागते हुए देखा है क्या? राजू ने सिर हिलाया और अनजान बनने का नाटक किया। नहीं, मैं तो कब से यहीं हूं। दोनों गुंडों ने कचरे के ढेर के चारों ओर अपनी शक भरी नजरें घुमाई। राजू को लगा कि वे ठेले के अंदर छिपे उस आदमी की कमजोर और भारी सांसें भी सुन सकते थे। उसका पूरा शरीर तनाव से अकड़ गया था। बस एक छोटी सी गलती और उसकी और उस आदमी की जान जा सकती थी। आखिरकार कुछ बहुत लंबे सेकंडों के बाद एक गुंडा दूसरी तरफ इशारा करते हुए बोला, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। और फिर वे दोनों बारिश के साये में ओझल हो गए। राजू ने राहत की सांस ली। उसके पैर सुन्न पड़ गए थे, लेकिन वो बैठने की हिम्मत नहीं कर सका। वो तुरंत ठेले के पास गया और दरवाजा थोड़ा सा खोला। उस आदमी ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, शुक्रिया बेटे। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। राजू ने सिर हिलाया और उसे ठंड से बचाने के लिए एक और बोरी उसके ऊपर डाल दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने एक अजनबी की मदद क्यों की, खासकर एक ऐसे व्यक्ति की जो इतना अमीर लग रहा था। लेकिन उस आदमी की आंखें,
वे आंखें इतनी डरी हुई थीं कि उनमें हताशा झलक रही थी। और राजू को लगा कि वो उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। बारिश और तेज होती गई और उस मूसलाधार बारिश के शोर के बीच राजू खुद से पूछने लगा कि एक ऐसा आदमी जो किसी दफ्तर का बड़ा अफसर लगता है, साफ सुथरा और सफल दिखता है, उसका इस आधी रात को कचरे के ढेर वाली गली में शिकार क्यों किया जा रहा है? वे लोग उसकी जान लेने पर इतने उतारू क्यों थे कि बारिश और तूफान की भी परवाह नहीं की? और उसने ऐसा क्या किया था? ये सवाल उस बच्चे के दिमाग में घूमते रहे। और एक ऐसी काली रात की शुरुआत हुई जिसके बारे में उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये छोटा सा फैसला आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। राजू उस पुराने ठेले के बगल में सिकुड़कर बैठ गया। बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसने पहुंचने की जहमत नहीं उठाई। वो उन्हीं सवालों के बारे में सोच रहा था, ऐसे सवाल जिनका जवाब वो नहीं जानता था कि उसे डरना चाहिए या उत्सुक होना चाहिए। वो आदमी जो ठेले में लेटा था उन बेघर लोगों या शराबियों जैसा नहीं था जिनसे राजू रोज मिलता था। उसके कपड़े भले ही भीग चुके थे, लेकिन वे ऐसे कपड़े थे जो सिर्फ अमीर लोग ही पहनते हैं। उसके हाथ भले ही कीचड़ से सने थे, लेकिन उसके नाखून साफ सुथरे कटे हुए थे, जिससे पता चलता था कि वो एक साफ सफाई पसंद इंसान था। कोई मजदूर नहीं। ऐसा आदमी इस कचरे के ढेर में बेहोश क्यों पड़ा था? आधी रात को उसे मारने के लिए क्यों दौड़ाया जा रहा था? राजू ने ठेले का दरवाजा थोड़ा और खोला और दूर जल रही सड़क की पीली रोशनी में अंदर झांका। विक्रम। उस समय राजू उसका नाम नहीं जानता था, बस इतना जानता था कि वो एक अजनबी अंकल हैं, कि सांसें किसी कच्चे धागे की तरह चल रही थीं, जो कभी भी टूट सकती थी। राजू को इलाज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था और ना ही उसके पास कोई दवाई थी, लेकिन उसे खुद से ज्यादा दूसरों की देखभाल करने की आदत थी। उसे याद आया कि जब उसकी मां जिंदा थी तो हर बार जब उन्हें बुखार होता था, राजू उनके माथे पर रखने के लिए साफ पानी और जड़ी बूटियां ढूंढने जाता था। ये सोचकर उसके दिल में एक टीस उठी। उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, जैसे डर हो कि बारिश उसकी आवाज सुन लेगी, अंकल, क्या आपको बहुत दर्द हो रहा है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? उस आदमी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। आंखें थकी हुई थीं, लेकिन उनमें होश की एक हल्की सी चमक थी। बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी और मदद कर सकते हो? मुझे यहां से जाना होगा। राजू थोड़ा नीचे झुका ताकि हर शब्द सुन सके। अंकल, आप चल नहीं पाएंगे। वे दोनों लोग अभी भी आपको ढूंढ रहे हैं। क्या वे आपको जान से मारना चाहते हैं? ये सवाल सुनते ही जैसे हवा थम गई। काफी देर बाद उस आदमी ने एक गहरी सांस ली। हाँ, वे मुझे मारना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जिंदा रह पाऊंगा। राजू ने अपनी छोटी सी मुट्ठी भींच ली। वो ज्यादा कुछ नहीं समझता था, लेकिन वो जानता था कि मारना एक बहुत भारी शब्द है, एक ऐसा शब्द जिसे उसने अपनी आवारा जिंदगी में कई बार देखा था, चाल में होने वाली लड़ाइयों में, हाथ में चाकू लिए शराबियों में और रात के अंधेरे में होने वाले झगड़ों में। लेकिन ये अलग था। ये पैसे या शराब के लिए होने वाली हाथापाई नहीं थी। ये एक सुनियोजित साजिश थी। अंधेरे में एक सफल आदमी का शिकार किया जा रहा था। ये बात 10 साल के बच्चे की कल्पना से परे थी। राजू ने दरवाजा बंद करने का फैसला किया। अंकल, आप चुपचाप लेटे रहिए। वे अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। जब वे पूरी तरह चले जाएंगे, तब मैं आपको बाहर निकालूंगा। उसने अपनी फटी हुई बरसाती उस ठेले के ऊपर डाल दी और उसके सामने ऐसे खड़ा हो गया जैसे वो किसी की पहरेदारी कर रहा हो। बारिश की बौछारें उसकी आंखों में चुभ रही थीं। इस उम्र में राजू को डरना चाहिए था। इतना डरना चाहिए था कि वो भाग जाए, लेकिन न जाने क्यों उस बिल्कुल अनजान आदमी की रक्षा करने के लिए वहां खड़े रहना उसे सही लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो ये काम डर से छिपने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को थोड़ी सी इंसानियत वापस देने के लिए कर रहा था। वो इंसानियत जो उसे खुद शायद ही कभी मिली थी। कुछ मिनटों की तनावपूर्ण खामोशी के बाद राजू को दूर से मोटरसाइकिल के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे बारिश के शोर में गायब हो गई। शायद वे दोनों गुंडे उस इलाके को छोड़ चुके थे। राजू ने थोड़ी देर और इंतजार किया और फिर ठेले का दरवाजा खोला और उस आदमी को धीरे से सहारा देकर उठाया। अंकल, आपका नाम क्या है? उस आदमी ने धीमी आवाज में जवाब दिया, विक्रम। मैं विक्रम हूं। विक्रम अंकल, आपको बहुत चोट लगी है।
मेरे पास एक रुकने की जगह है, लेकिन वो थोड़ी गंदी है, क्या आप वहां रह पाएंगे? विक्रम ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे उस वक्त राजू उसे नर्क में भी ले जाता तो वे तैयार हो जाते। राजू ने विक्रम का हाथ अपने कंधे पर रखा और उन्हें फिसलन भरे कचरे के ढेर से पार ले जाने की कोशिश करने लगा। ठंडी बारिश उन दोनों को भिगो रही थी। राजू के हाथ सुन पड़ चुके थे, लेकिन वो डटा रहा। उसने उन्हें उस अस्थायी झोपड़ी में पहुंचाया जो उसने पुरानी तिरपाल और कुछ लकड़ियों से बनाई थी। यही वो जगह थी जहां राजू हर रात बारिश से बचता था। ये जगह इतनी टूटी फूटी और गरीब थी कि कोई वहां 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहेगा, लेकिन राजू के लिए ये उसका घर था। और आज रात उसके घर में एक अजनबी मेहमान आया था जो अपने साथ एक बहुत बड़ा रहस्य लेकर आया था। जब राजू ने विक्रम को झोपड़ी के सबसे सूखे हिस्से में बिछाए गए गत्ते पर लेटाया तो उसने देखा कि विक्रम के कंधे पर गहरा घाव था और खून से कमीज लाल हो गई थी। राजू घबरा गया, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। अंकल, आपको ये चोट किसने दी? विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली और उनका गला भराया। उसने, जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया। राजू ने अपनी भौहें सिकोड़ी। वो पूरी बात नहीं समझा, लेकिन उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। विक्रम का कोई करीबी उन्हें मारना चाहता था, कोई रिश्तेदार, दोस्त या सहकर्मी। हवा के थपेड़ों से तिरपाल फड़फड़ा रही थी, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। राजू को अपने अंदर डर और गुस्सा दोनों महसूस हो रहा था। इसलिए नहीं कि विक्रम एक अच्छे इंसान थे, ये तो उसे पक्का पता नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये सच्चाई बहुत अन्यायपूर्ण लग रही थी। कोई अपने ही घर में, जहां उन्हें सुरक्षित होना चाहिए था, धोखा खा गया। ये एहसास राजू किसी और से बेहतर जानता था। उस रात बाहर बारिश मूसलाधार बरस रही थी और उस फटी हुई झोपड़ी के अंदर एक आवारा बच्चा और एक भगोड़ा अरबपति एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर लेटे थे। 2 अजनबी लोग, लेकिन एक ऐसी किस्मत से जुड़े हुए जिसकी कल्पना उन दोनों ने नहीं की थी। और मिट्टी के तेल वाले दिए की मध्यम रोशनी में जो राजू को कल ही मिला था, विक्रम की आंखें फिर से खुली और उन्होंने उस बच्चे को ऐसे देखा जैसे वो इस गहरे अंधेरे समुद्र में उनका आखिरी सहारा हो। विक्रम और राजू को अचानक समझ आ गया कि ये तो बस शुरुआत है। अगली सुबह जब दिन की पहली धूप झोपड़ी की फटी हुई तिरपाल से छनकर अंदर आई, तो बगल से कराहने की आवाज सुनकर राजू की आंख खुली। विक्रम वहीं लेटे थे, थके हुए और पीढ़े पड़े हुए, लेकिन पिछली रात की तुलना में कम घबराए हुए लग रहे थे। शायद ठंड और कचरे की बदबू के बीच भी मिली थोड़ी सी नींद ने उन्हें यह समझने का मौका दे दिया था कि कम से कम पिछली रात उनकी जान बच गई। राजू उठ बैठा, अपने ठंडे हाथों को रगड़ा और उनके पास गया। अंकल, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बच्चे ने बहुत संभल कर पूछा। कहीं वे चौंक न जाएं। विक्रम ने आंखें खोली। नजर थोड़ी धुंधली थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उस बच्चे को पहचान लिया। तुम अभी भी यहीं हो? मैं यहीं हूं अंकल, मैं तो रोज यहीं सोता हूं। ये सुनकर विक्रम ने झोपड़ी के चारों ओर देखा। सिर्फ एक सड़ी हुई तिरपाल, कुछ लकड़ियां, बैठने के लिए एक पेंट का डिब्बा और कोने में गत्ते का वो टुकड़ा जिस पर राजू सोता था। सब कुछ इतना गीला और बिखरा हुआ था, इतनी गरीबी कि विक्रम का गला रुंध गया। एक छोटा बच्चा ऐसी जगह पर अकेले कैसे रह सकता है? वो उठना चाहते थे, लेकिन कंधे के घाव ने उन्हें दर्द से कराहने पर मजबूर कर दिया। राजू ने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया। अंकल, जोर मत लगाइए, कल उन्होंने आपको बहुत जोर से मारा था। विक्रम कुछ सेकंड चुप रहे, जैसे याद करने की कोशिश कर रहे हों कि क्या हुआ था, लेकिन यादें टुकड़ों में थीं। चीखने की आवाजें, भागती हुई परछाइयां, पीछे से एक जोरदार वार और फिर भागते कदमों की आवाज। और इन सबसे बढ़कर वो दर्दनाक एहसास जब उन्हें पता चला कि उन 2 गुंडों को आदेश देने वाला कोई अजनबी नहीं था। राजू ने देखा कि विक्रम के चेहरे का रंग बदल गया, जैसे उन्हें जो याद आया वो घाव से भी ज्यादा दर्दनाक था। अंकल, क्या मुझे किसी को बुलाना चाहिए? राजू ने पूछा, डरते हुए कि कहीं वो कुछ गलत न पूछ बैठे। विक्रम ने भारी आवाज में जवाब दिया, नहीं, अभी नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं आप किस पर भरोसा कर सकता हूं। ये बात राजू को बहुत अजीब लगी। विक्रम जैसा अमीर आदमी जिसने इतने अच्छे कपड़े पहने थे, उसका तो परिवार होना चाहिए, दोस्त होने चाहिए, फिर वो इतनी अकेली बात क्यों कह रहे हैं? लेकिन राजू ने और कुछ नहीं पूछा। उसकी गरीबी की दुनिया में धोखा मिलना कोई नई बात नहीं थी। चाल के दोस्त कुछ रुपयों के लिए एक दूसरे को मार देते थे।
और बड़े लोग तो कभी कभी उससे भी बुरे होते थे। राजू ने अपनी थैली में से बासी ब्रेड का एक टुकड़ा निकाला जो उसने कल कबाड़ बेचकर मिले थोड़े से पैसों से खरीदा था। अंकल, थोड़ा खा लीजिए, नहीं तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। विक्रम ने उस ब्रेड को हाथ में लिया और उसे काफी देर तक देखते रहे। शायद जिंदगी में पहली बार वो ऐसा नाश्ता कर रहे थे। ना कोई डाइनिंग टेबल, ना कोई आलीशान कमरा, बस कचरे के ढेर के बीच बनी एक झोपड़ी और एक सड़क पर रहने वाला बच्चा। उन्होंने एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और धीरे धीरे खाया। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम राजू है। राजू, तुमने कल रात मेरी मदद क्यों की? राजू थोड़ी देर चुप रहा। उसे नहीं पता था कि सही जवाब क्या होगा, तो उसने बस सच कह दिया, क्योंकि मुझे लगा कि आप मेरी मां जैसे दिख रहे थे। मेरी मां भी पहले ऐसे ही डरी हुई थी, लेकिन उस समय किसी ने उनकी मदद नहीं की थी। ये सादा सा जवाब सुनकर विक्रम का गला भर आया। कचरे के ढेर और बारिश के बीच 10 साल का एक बच्चा अपने खुद के दर्द को याद करके एक अजनबी की जान बचा रहा था। विक्रम को अपना दिल भारी महसूस हुआ, घाव की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि पहली बार उन्होंने ऐसी जगह पर इंसानियत देखी थी जहां उन्होंने सोचा था कि सिर्फ अंधेरा होता है। थोड़ी देर बाद विक्रम ने उठने की कोशिश की और लकड़ी की दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। राजू, क्या तुम मेरी एक बात सुनोगे? राजू ने सिर हिलाया। उसकी काली आंखें जिज्ञासा और सावधानी से चमक रही थीं। विक्रम ने अपने हाथों की ओर देखा। वे हाथ जो बड़ी बड़ी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और हुकूमत चलाने के आदी थे, अब गंदे थे और कांप रहे थे। मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं राजू, लेकिन मुझे धोखा दिया गया है। उस इंसान ने धोखा दिया जिस पर मैंने पूरी जिंदगी भरोसा किया। राजू की आंखें फैल गईं। कौन है वो? अंकल। विक्रम कुछ पल रुके, जैसे सांस लेने की जगह ढूंढ रहे हों। मेरा छोटा भाई समीर, वो मेरी कंपनी हथियाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मैं जिंदा रहूं। राजू ने थूक निगला। ये एक साधारण वाक्य था, लेकिन इसने झोपड़ी की हवा को भारी बना दिया। राजू का कोई भाई बहन नहीं था, लेकिन वो जानता था कि अपनों से मिला धोखा सबसे गहरा घाव देता है। उसकी मां को भी उनके मरने से पहले उसी आदमी ने धोखा दिया था जिसके साथ वे रहती थी, और उस आदमी ने दोनों को बेसहारा छोड़ दिया था। इसलिए जब विक्रम ने यह कहा तो राजू को लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। तो अब आप क्या करेंगे अंकल? विक्रम ने दूर देखा, जहां तक कचरे का ढेर फैला था और गंदे पानी के गड्ढे बने हुए थे। मुझे नहीं पता। अगर मैं घर गया तो वे मुझे फिर से मारने की कोशिश करेंगे। अगर मैंने किसी जान पहचान वाले को फोन किया तो मुझे नहीं पता कि वे किसकी तरफ होंगे। फिर उन्होंने राजू को देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता और दर्द दोनों था। सिर्फ तुम ही हो राजू, जिसके बारे में मैं यकीन से कह सकता हूं कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। राजू ने सिर झुका लिया। वो कुछ नहीं बोला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा आदमी उस पर भरोसा क्यों कर रहा है। एक ऐसा बच्चा जिसके पास धूप और बारिश से बचने के लिए सिर्फ प्लास्टिक की पन्नी है। लेकिन एक बात राजू को इसी पल समझ आ गई थी। उसके और विक्रम के बीच अब बात सिर्फ कल रात की नहीं रह गई थी। ये सिर्फ एक अजनबी की जान बचाने की बात नहीं थी। ये वो समय था जब राजू एक ऐसी कहानी में उलझने जा रहा था जो उसकी अपनी छोटी सी जिंदगी से कहीं बड़ी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें अंधेरा था, धोखा था और कुछ ऐसा था जो उनकी आंखों के सामने फटने वाला था। टूटी फूटी झोपड़ी में सन्नाटा इतना गहरा था कि राजू फटी हुई तिरपाल से गुजरती हवा की आवाज साफ सुन सकता था। वो घुटनों को मोड़कर बैठा विक्रम को देख रहा था। उसे अजीब लग रहा था कि एक बड़ा आदमी, जिसे राजू ने हमेशा ताकतवर और सफल समझा था, वो इतना निराश कैसे हो सकता है? विक्रम की थकी हुई आंखों में राजू को न केवल घाव का दर्द दिख रहा था, बल्कि उससे भी गहरा कुछ और, खून के रिश्तों से मिले धोखे का दर्द। राजू ने अचानक पूछा, आवाज धीमी लेकिन सच्ची थी। अंकल, क्या आपको पक्का यकीन है कि आपका भाई सच में आपको मारना चाहता है? विक्रम ने अपने कांपते हाथों को देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। मैं इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन कल रात जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे समझ आ गया। राजू, वो अब मुझे अपना बड़ा भाई नहीं मानता, वो मुझे अपने रास्ते का कांटा मानता है। राजू ने सिर झुका लिया। विक्रम की कहानी सुनकर उसके मन में एक जानी पहचानी टीस उठी। राजू का कोई भाई नहीं था, लेकिन वो अपनों के मुंह मोड़ लेने के दर्द को जानता था।
एक बोझ समझे जाने का एहसास राजू के साथ तब से था जब वो अपनी मां की गोद में था। उसने विक्रम को देखा और धीरे से कहा, मुझे लगता है सबसे ज्यादा दर्द मार खाने या चोट लगने से नहीं होता, बल्कि तब होता है जब जिस पर हम भरोसा करते हैं वही चाहता है कि हम गायब हो जाएं। विक्रम रुक गए। उन्होंने उस बच्चे को आश्चर्य और दुख के साथ देखा। कचरे के ढेर में रहने वाला एक छोटा बच्चा वो बात कह रहा था जिसे स्वीकार करने की हिम्मत विक्रम जैसे बड़े आदमी में भी नहीं थी। लेकिन उस पल, उस टूटी झोपड़ी में दो लोग जो एक दूसरे से पूरी दुनिया जितनी दूरी पर थे, एक आवारा बच्चा और एक सफल व्यापारी, एक दूसरे को अजीब तरह से समझ रहे थे। विक्रम ने गहरी सांस ली और आगे बोले, राजू, मैं यहां ज्यादा देर नहीं रह सकता, लेकिन यहां से जाने से पहले मुझे ये जानना होगा कि उन दो गुंडों को आदेश किसने दिया था। मुझे पूरी सच्चाई जाननी होगी। राजू ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में सतर्कता आ गई थी। आपने कहा कि वे आपके भाई समीर के आदमी थे? हाँ, लेकिन मैं ये पक्का करना चाहता हूं कि उनके पीछे कोई और तो नहीं है। राजू थोड़ी देर चुप रहा और फिर ऊपर देखा। अंकल, अगर आप चाहें तो मैं आसपास जाकर देख सकता हूं। मैं यहां पास की जगहों को जानता हूं। कल मैंने उन लोगों को नहर के किनारे वाले पुराने गोदाम की तरफ जाते देखा था। विक्रम चौंक गए। जैसे उन्हें कुछ याद आया हो। वो जगह, समीर अक्सर वहां जाता है जब भी कोई गड़बड़ होती है। राजू समीर को नहीं जानता था, लेकिन विक्रम की आंखों को देखकर उसने अनुमान लगाया कि यही वो भाई है जिसकी बात हो रही थी। अपना ही खून और अपनी ही जान का दुश्मन। राजू ने देखा कि अमीर लोगों का परिवार उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ होता है जितना उसने सोचा था। वो खड़ा हो गया और अपनी पैंट से धूल झाड़ी। क्या मैं अभी जाकर देखूं? लेकिन आपको यहीं चुपचाप रहना होगा। अगर किसी ने आपको यहां ढूंढ लिया तो बहुत खतरा हो जाएगा। विक्रम ने तुरंत राजू का हाथ पकड़ लिया। उनकी आवाज तनाव से भरी थी। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। तुम बस एक बच्चे हो। राजू ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। एक ऐसी मुस्कान जो नाजुक थी लेकिन अजीब तरह से मजबूत। मुझे खतरे की आदत है अंकल। मैं यहीं रहता हूं। यहां हर किसी को अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ती है। ये बात सुनकर विक्रम का गला भर आया। वो विरोध करना चाहते थे, लेकिन उस बच्चे की आंखों में जो परिपक्वता थी उसने उन्हें रोक दिया। राजू एक ऐसे माहौल में बड़ा हुआ था जहां खतरा रोज की बात थी, लेकिन विक्रम को सबसे ज्यादा दुख इस बात का नहीं था कि खतरा है, बल्कि इस बात का था कि 10 साल के एक बच्चे के लिए यह सामान्य बात थी। ध्यान रखना बेटा। विक्रम ने बस इतना ही कहा। राजू ने तिरपाल हटाई ताकि शहर की सुबह की फीकी रोशनी अंदर आ सके। मैं थोड़ी देर में आता हूं। आप आराम कीजिए, चिंता मत कीजिए। विक्रम बस उस छोटे से बच्चे को झोपड़ी से बाहर निकलते और कचरे के पहाड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए देखते रह गए। राजू का हर कदम विक्रम को और ज्यादा दोषी महसूस करा रहा था। वो खुद से पूछ रहे थे कि राजू जैसे बच्चे को इस तरह क्यों जीना पड़ता है। समाज में ऐसे अंधेरे कोने क्यों हैं जहां राजू जैसे लोगों को जिंदा रहने के लिए रेंगना पड़ता है। सुबह की हवा हल्की ठंडक लिए हुए थी। विक्रम दीवार के सहारे टिक गए और अपनी बची खुशी ताकत समेटने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके ख्यालों में राजू की तस्वीर थी जो खतरे की ओर जा रहा था, जिससे उनका दिल बैठा जा रहा था। अगर राजू को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इसी बीच राजू कचरे के ढेर से दूर निकल चुका था और नहर के किनारे वाले कच्चे रास्ते पर चल रहा था। वो पुराना गोदाम एक कंक्रीट की गली के आखिर में था, जिसकी दीवारें उधड़ी हुई थीं और लोहे का दरवाजा जंग खाया हुआ था। वहां कभी कभी इलाके के आवारा लड़के इकट्ठा होते थे। राजू एक टूटे हुए बिजली के खंभे के पीछे छिपकर देखने लगा। इतनी सुबह भी वहां लोग थे। कल वाले वही दो गुंडे वहां खड़े सिगरेट पी रहे थे और ऐसी आवाज में बात कर रहे थे कि राजू को सुनते ही पता चल गया कि कुछ भी ठीक नहीं है। वो बूढ़ा शायद ही जिंदा बचा होगा। एक गुंडे ने कहा, समीर भाई ने कहा है कि काम पूरा साफ होना चाहिए। अगर वो बच गया तो हम सब मारे जाएंगे। राजू ये सुनकर सन्न रह गया। समीर भाई? जैसा कि विक्रम ने कहा था वही आदेश दे रहा था। वे शब्द हवा में किसी चाकू की तरह गूंज रहे थे, तेज और क्रूर। राजू अंधेरे में और पीछे दुबक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। विक्रम सही थे और सच्चाई उनकी सोच से भी ज्यादा भयानक थी।
राजू समझ गया कि अब उसका काम सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि उसके हाथ में एक बड़ी कहानी का अहम टुकड़ा है, एक ऐसी सच्चाई जो सब कुछ बदल सकती है। राजू बिजली के टूटे हुए खंभे के पीछे तब तक छिपा रहा जब तक कि वे दो आदमी उस पुराने गोदाम से चले नहीं गए। उसके बाद ही उसने जोर से सांस लेने की हिम्मत की। उन आदमियों की कही हुई ठंडी और क्रूर बातें अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई उसके कान के ठीक पीछे फुसफुसा रहा हो। समीर भाई ने कहा है कि सफाई पूरी होनी चाहिए। अगर वो बच गया तो हम सब मारे जाएंगे। राजू बड़ों की चालबाजियों को पूरी तरह तो नहीं समझता था, लेकिन वो एक बात अच्छी तरह समझ गया था। समीर नाम का वो आदमी न केवल कंपनी हड़पना चाहता था, बल्कि वो अपने ही भाई की जान भी लेना चाहता था। राजू तेजी से कचरे के ढेर की ओर वापस भागा। उसके पैरों में पहनी प्लास्टिक की चप्पलें कीचड़ से सन गई थीं, जिससे हर कदम भारी लग रहा था। उसे बस एक ही चिंता थी, विक्रम अंकल ठीक हों। राजू के दिमाग में उस आदमी की तस्वीर घूम रही थी जो फटी हुई बोरियों के सहारे उस अस्थायी झोपड़ी में सिकुड़ कर लेटा था। विक्रम जैसा आदमी, जिसे आलीशान दफ्तर में बैठकर करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने चाहिए थे, आज एक बेघर बच्चे के भरोसे अपनी जान बचाने के लिए मजबूर था। राजू को लगा कि किस्मत भी कितनी अजीब होती है। जैसे ही वो अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजे पर लटकी तिरपाल हिल रही थी, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। राजू का दिल धक से रह गया, कहीं कोई और तो नहीं आ गया। वो तेजी से अंदर लपका और तिरपाल को खींचा। जब उसने विक्रम को वहां सुरक्षित लेटे देखा तो उसने राहत की सांस ली। राजू, विक्रम उठने की कोशिश कर रहे थे, एक हाथ से अपना कंधा पकड़े हुए। चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। राजू को देखते ही जैसे उनके सिर से भारी बोझ उतर गया। तुम वापस आ गए, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। राजू उनके पास बैठ गया। उसके बालों से बारिश का पानी टपक कर चेहरे पर आ रहा था। मैं देख कर आया हूं, कल रात वाले वो दो लोग, वे सच में समीर अंकल के ही आदमी थे। विक्रम का शरीर अकड़ गया। तुमने अपने कानों से सुना? राजू ने सिर हिलाया और एक एक शब्द दोहरा दिया। राजू का हर शब्द विक्रम के दिल पर खंजर की तरह चल रहा था। उन्होंने जमीन की ओर देखा, उनकी आंखें लाल हो गईं। अपने ही सगे छोटे भाई द्वारा जान से मारने की साजिश का एहसास मार खाने के दर्द से कहीं ज्यादा गहरा था। ये सिर्फ डर नहीं था, ये एक ऐसा बोझ था जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। काफी देर बाद उनकी आवाज फूटी, जो भारी और कांप रही थी। समीर। वो मेरा सबसे प्यारा छोटा भाई था। माँ बाप जल्दी गुजर गए थे। मैंने उसे बचपन से पाला। मुझे लगा था कि उसे अच्छी जिंदगी दूंगा तो वो एहसान मानेगा, लेकिन मैं गलत था। मैंने लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे तसल्ली दे। उसने बस चुपचाप अपना छोटा सा हाथ विक्रम के हाथ पर रख दिया। एक छोटा सा स्पर्श, लेकिन उसमें बहुत अपनापन था। राजू की आंखें, जो अकेलेपन और अन्याय को देखने की आदी थीं, विक्रम को ऐसे देख रही थीं जैसे वो उनमें अपना ही अतीत देख रहा हो। वे लोग जिनसे हम प्यार की उम्मीद करते हैं, वही हमें सबसे गहरा जख्म देते हैं। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और तिरपाल जोर से फड़फड़ाने लगी, जिससे दोनों अपनी सोच से बाहर आए। राजू ने कहा, अंकल, आप यहां हमेशा के लिए नहीं रह सकते। आपको घर वापस जाना चाहिए। इसीलिए नहीं कि उन्हें पता चले कि आप जिंदा हैं, बल्कि इसीलिए ताकि आप खुद अपनी आंखों से देख सकें कि कौन अपना है और कौन पराया। विक्रम ने सिर उठाया। उनकी आंखों में हैरानी थी। तुम्हें लगता है मुझे वापस जाना चाहिए? राजू ने सिर हिलाया। अगर आप छिपे रहेंगे तो वे सोचेंगे कि आप मर चुके हैं या डर गए हैं। वे कुछ और बड़ा करेंगे। मुझे लगता है आपको उनकी आंखों में आंखें डालकर देखना चाहिए, उस परिवार का सामना करना चाहिए। विक्रम चुप रहे, लेकिन राजू को पता था कि वे बहुत गहरा सोच रहे थे। घर लौटने का मतलब था उस भाई का सामना करना जो उनकी जान का प्यासा था। इसका मतलब था अपनी पत्नी का सामना करना। क्या वो भी इस साजिश में शामिल थी? इसका मतलब था उस सारी सच्चाई का सामना करना जिससे विक्रम अब तक भाग रहे थे। आखिरकार उन्होंने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं अकेले नहीं जाना चाहता। राजू ने उन्हें देखा। 10 साल का एक बच्चा, जिसका हाथ विक्रम के हाथ से 10 गुना छोटा था। लेकिन विक्रम की आंखों में राजू ने देखा
कि उन्हें ताकत की नहीं, भरोसे की जरूरत थी। और अजीब बात यह थी कि इस वक्त जिस पर उन्हें भरोसा था वो कचरे के ढेर में रहने वाला एक बच्चा था। राजू ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैं आपके साथ चलूंगा। लेकिन वो जानता था कि उस बड़े घर तक जाने का रास्ता आसान नहीं होगा, सिर्फ दूरी की वजह से नहीं, बल्कि वहां छिपे खतरे की वजह से। राजू ने अपनी फटी हुई बरसाती विक्रम के कंधों पर डाल दी। धीरे धीरे चलिए अंकल, मैं आपको सहारा दूंगा। विक्रम खड़े हुए, थोड़ा लड़खड़ाए, लेकिन राजू का सहारा पाकर संभल गए। दोनों उस कचरे के ढेर से बाहर निकले और कीचड़ भरी संकरी गलियों से होते हुए शहर की ओर बढ़े। हर कदम के साथ एक अनजाना डर साथ चल रहा था, जैसे कोई अदृश्य आंख उनका पीछा कर रही हो। विक्रम का घर शहर के एक बहुत ही शांत और पौष इलाके में था। वहां के आलीशान मकान एक कतार में खड़े थे। खिड़कियों के शीशे इतने साफ थे कि उनमें सूरज चमक रहा था। ये सब उस कचरे के ढेर से बिल्कुल अलग था जहां से राजू अभी अभी आया था। राजू ने चारों ओर देखा। उसे अपने अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। उसके जैसा बच्चा जो पहली बार ऐसी सड़क पर चल रहा था जहां लोग धूप से बचने के लिए छाता लगाकर बातें करते हैं, खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसे लगा कि वो इस जगह के लायक नहीं है। लेकिन विक्रम ने राजू के कंधे को हल्का सा दबाया, जैसे वे उसकी झिझक को समझ गए हों। कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे साथ हो, जगह कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। सड़क के आखिर में विक्रम की आलीशान कोठी, विला दिखाई दी, विशाल और भव्य। लेकिन उस लोहे के गेट के पीछे एक ऐसा काला रहस्य छिपा था जो राजू ने अपनी छोटी सी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। राजू समझ गया कि वे सिर्फ घर वापस नहीं जा रहे, वे एक तरह के नर्क में वापस जा रहे हैं। लगभग 10 फीट ऊंचा लोहे का गेट धीरे धीरे खुला। जब विक्रम ने पासवर्ड डाला, राजू उनके पीछे दुबक गया। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं। उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। बगीचा इतना बड़ा था कि राजू जैसा बच्चा वहां घंटों दौड़ सकता था। पत्थर से बना रास्ता, करीने से कटे हुए पेड़ और बरामदे के पास बहता पानी का फव्वारा, सब कुछ इतना रईस था कि राजू की आंखें फटी रह गईं। लेकिन उसे ये घर नहीं लगा। ये एक बड़े कांच के पिंजरे जैसा लगा, खूबसूरत लेकिन ठंडा। विक्रम धीरे धीरे कदम घसीटते हुए बड़े हॉल में दाखिल हुए। फर्श इतना चमकदार था कि राजू को अपनी परछाई दिख रही थी। तभी एक आवाज गूंजी, जिसमें न कोई चिंता थी, न कोई खुशी, बल्कि हैरानी और थोड़ी झुंझलाहट थी। अरे, आप पूरी रात कहां थे? आपको पता भी है घर में सब कितने परेशान थे। ये सुमन थी, विक्रम की पत्नी। वो ड्राइंग रूम से बाहर निकली। हाथ में अभी भी संतरे के जूस का ग्लास था। जो बात राजू को सबसे ज्यादा अजीब लगी वो थी उनकी आंखें। अपने पति को घायल, फटे कपड़ों में और पीला पड़ा देख भी उनकी आंखों में जरा सा भी डर या हमदर्दी नहीं थी। इसके बजाय उनकी नजर विक्रम पर ऐसे पड़ी जैसे वे किसी बेकार चीज को देख रही हों। विक्रम सीधे खड़े हो गए। हालांकि दर्द से उनका चेहरा सफेद पड़ रहा था। मैं एक मुसीबत में फंस गया था। कैसी मुसीबत? सुमन ने ऐसे पूछा जैसे बस औपचारिकता निभा रही हो। राजू को उस बड़े घर में छाई अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी। कोई नौकर मदद के लिए नहीं आया। कोई दौड़कर विक्रम को संभालने नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे सभी को पता था या सभी जानबूझकर उनसे बच रहे थे। सुमन की नजर जब विक्रम के पीछे खड़े राजू पर पड़ी तो उन्होंने नाक सिकोड़ ली। और ये लड़का कौन है? राजू थोड़ा पीछे हट गया। उसने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। वो कभी इतनी अमीर और रोबदार महिला के सामने नहीं खड़ा हुआ था। विक्रम ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, इसने कल रात मेरी जान बचाई। इस वाक्य ने सुमन को एक पल के लिए चौंका दिया, लेकिन उन्होंने जल्दी ही अपनी बेरुखी वापस ओढ़ ली। विक्रम, प्लीज पहेलियां बुझाना बंद कीजिए। आप कल रात कहां थे? आपकी ये हालत कैसे हुई? और आप एक सड़क छाप बच्चे को घर में क्यों लाए हैं? राजू को यह सुनकर लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। वो किसी एहसान की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरह से सुमन बात कर रही थी उसे लगा जैसे वो कोई गंदगी है जो इस साफ सुथरे घर में आ गई है। विक्रम ने गहरी सांस ली। मुझे लोगों ने पीटा, मैं लगभग अपनी जान गंवा चुका था। सुमन ने एक उपहास भरी हंसी के साथ कहा, आप भी क्या बातें करते हैं? इस शहर में किसकी हिम्मत है जो आप पर हाथ उठाए? विक्रम ने सीधे अपनी पत्नी की आंखों में देखा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो कौन है। इस वाक्य ने हवा को और भारी बना दिया। पहली बार राजू ने पति पत्नी के बीच असली तनाव महसूस किया। सुमन कुछ पल रुकी, फिर उनकी आवाज और भी तीखी हो गई।
फिजूल की बातें सोचना बंद कीजिए। अगर कोई मुसीबत थी तो आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? विक्रम ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा। मेरा फोन छीन लिया गया था, और अगर फोन होता भी तो मुझे यकीन नहीं था कि तुम आती। एक भारी खामोशी उस आलीशान कमरे में छा गई। राजू ने विक्रम को देखा। उनकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि कुछ टूटने का एहसास था। साफ था कि धोखे की कहानी सिर्फ भाई तक सीमित नहीं थी, बल्कि इस घर के अंदर उस महिला तक भी फैली थी जिस पर उन्होंने भरोसा किया था। थोड़ी देर बाद सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई। एक आदमी जो विक्रम से करीब 10 साल छोटा लग रहा था नीचे उतरा। राजू ने उसे तुरंत पहचान लिया। कल रात उस टोपी वाले आदमी का चेहरा राजू के दिमाग में छपा हुआ था। बस फर्क इतना था कि आज उसने महंगी शर्ट पहनी थी, बाल सलीके से बनाए हुए थे, और वो इतना चमक धमक रहा था कि कोई सोच भी नहीं सकता कि वो किसी को मारने के लिए गुंडे भेज सकता है। लेकिन राजू जानता था यही समीर था। उसने राजू को घूर कर देखा और फिर विक्रम की ओर मुड़ा। चेहरे पर बनावटी हैरानी थी। भैया, आप पूरी रात कहां थे? मैंने आपको कितना फोन किया। ओ माय गॉड। आपकी ये हालत किसने की? राजू ने देखा कि उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान थी। चिंता की मुस्कान नहीं, बल्कि एक शैतानी खुशी। वो विक्रम को ऐसे देख रहा था जैसे अपने शिकार को तड़पते हुए देख रहा हो। विक्रम चुपचाप खड़े रहे, बस समीर को दर्द और गुस्से से देखते रहे। एक ऐसी नजर जो राजू ने विक्रम की आंखों में पहले कभी नहीं देखी थी। समीर पास आया और हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, आइए भैया, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूं। विक्रम एक कदम पीछे हट गए। जरूरत नहीं है। उस पल घर का पूरा माहौल जैसे कांच की तरह चटक गया। सुमन ये सब देखकर उलझन में लग रही थी, जबकि समीर ने धीरे से अपना हाथ नीचे कर लिया। उसके चेहरे पर अभी भी वो दोस्ताना मुखौटा था, लेकिन आंखों में वही ठंडक थी जो राजू ने कल रात देखी थी। एक ऐसे शिकारी की नजर जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। विक्रम ने अपने दांत भींचे, जैसे बची खुची हिम्मत जुटा रहे हों। समीर, मैं सब जानता हूं। इस एक वाक्य ने पूरे घर को सन्न कर दिया। राजू अपनी सांस रोके वहां खड़ा था। समीर बस मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान कल रात की बारिश से भी ज्यादा डरावनी थी। और उसी पल राजू समझ गया कि आगे जो होने वाला है वो अब तक की हर बुरी चीज से ज्यादा भयानक होगा। मैं सब जानता हूं कहने के बाद कमरे की हवा जैसे जम गई थी। भैया? समीर कुछ सेकंड चुप रहा। उसकी मुस्कान रुकी, और फिर जैसे वो इस स्थिति का आदी हो, उसने बड़े आराम से अपनी छाती पर हाथ बांध लिए। उसने सिर झुकाकर अपने बड़े भाई को देखा। भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। क्या आप साफ साफ बताएंगे? उसकी आवाज में शराफत का दिखावा था, लेकिन हर शब्द चुनौती दे रहा था। राजू को लगा जैसे समीर की असली फितरत परत दर परत बाहर आ रही है। जैसे कोई सांप अपनी केंचुली उतारकर अपना असली जहर दिखा रहा हो। विक्रम ने सीधे अपने भाई की आंखों में देखा। कल रात तुम्हारे आदमियों ने मुझ पर हमला किया। भैया, आपको लगता है मैं उनकी आवाज नहीं पहचानूंगा? समीर हंस पड़ा, एक छोटी और तीखी हंसी। भैया, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अगर मैंने ऐसा किया होता तो आपको लगता है कि आप यहां खड़े होकर मुझसे बात कर रहे होते? ये बात बहुत हल्के में कही गई थी, लेकिन इसमें साफ धमकी थी। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उस आदमी का इत्मीनान डरावना था। इतना शांत, जैसे उसके दिमाग में पहले से ही पूरी योजना तैयार हो, और ये सब बस उसके खेल का हिस्सा हो। सुमन, जो अब तक चुपचाप खड़ी थीं, कभी समीर को देख रही थीं तो कभी विक्रम को। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किसकी तरफदारी करें। लेकिन राजू ने गौर किया कि उन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा कि विक्रम का घाव कितना गहरा है या वे कैसे बचे। उनकी हर प्रतिक्रिया ठंडी थी, जैसे इस बात से उनका कोई लेना देना ना हो। राजू को साफ दिख रहा था कि ये घर नहीं, एक युद्ध का मैदान है। समीर से और बहस न करते हुए विक्रम ने राजू से धीरे से कहा, मेरे साथ चलो। दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे। विक्रम थके हुए थे, लेकिन उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। हालांकि राजू जानता था कि उनका हर कदम घाव पर चोट कर रहा है। जब वे ऊपर स्टडी रूम दफ्तर में पहुंचे तो विक्रम ने तुरंत दरवाजा लॉक कर दिया। ये एक बड़ा कमरा था। बीच में एक बड़ी लकड़ी की मेज थी और अलमारियां फाइलों से भरी थीं। सब कुछ व्यवस्थित था, जो बताता था कि विक्रम का जीवन पहले कितना अनुशासित था।
लेकिन अब उनके दिमाग में सब कुछ बिखरा हुआ था। राजू दरवाजे के पास खड़ा विक्रम को देख रहा था। विक्रम ने अलमारी खोली और एक पुराना लकड़ी का बक्सा निकाला। उन्होंने उसे मेज पर रखा। उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे। राजू, इधर आओ। बच्चा पास गया और विक्रम को वो बक्सा खोलते हुए देखा, जैसे वे अपने अतीत का कोई ऐसा हिस्सा खोल रहे हों जिसे उन्होंने सालों से संभाल कर रखा था। बक्से के अंदर ढेर सारी पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, कुछ फाइलें और अन्य कागज थे। विक्रम ने एक काले रंग की फाइल निकाली। उनका चेहरा गंभीर था। मुझे काफी समय से शक था कि कुछ गड़बड़ चल रही है, जब से समीर ने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में दखल देना शुरू किया था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे मारना चाहेगा। मुझे लगा था कि ये सिर्फ पावल की लड़ाई है, लेकिन अब मैं आंखें बंद नहीं रख सकता। राजू उन कागजों को देख रहा था जिन पर इतना लिखा था कि उसका सिर चकरा जाए। उसे मतलब नहीं पता था, लेकिन विक्रम की आंखों का तनाव बता रहा था कि यह बहुत बड़ा सबूत है। आप इन सब का क्या करेंगे अंकल? विक्रम कुर्सी पर बैठ गए और एक लंबी सांस छोड़ी। अगर मैं अभी इसे सबके सामने लाऊंगा तो समीर बाजी पलट देगा। उसके पास बड़े लोगों का सपोर्ट है और मेरे भाई ने इसकी तैयारी बहुत पहले से कर रखी है। सामने आने से पहले मुझे सब कुछ पक्का करना होगा। राजू ने सारी बातों को जोड़ने की कोशिश की। आप और सबूत जमा करना चाहते हैं? सही कहा। विक्रम ने राजू को गंभीरता से देखा। और इसमें मुझे सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए। राजू चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कबाड़ बीनने वाले उस जैसे बच्चे को इतना बड़ा काम सौंपा जाएगा। लेकिन विक्रम की आंखों में भरोसा देखकर वो समझ गया कि वे उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि वे लाचार हैं। मैं सड़क को समझता हूं। मैं भीड़ में खो सकता हूं, वे लोग मुझ पर ध्यान नहीं देंगे। मैं आपके लिए नजर रख सकता हूं। मैं भीड़ में खो सकता हूं, वे लोग मुझ पर ध्यान नहीं देंगे। मैं आपके लिए नजर रख सकता हूं। राजू ने थूक निकला। उसके दिल में डर था, लेकिन थोड़ा गर्व भी। पहली बार किसी ने उसे किसी बड़ी चीज का हिस्सा माना था। मैं कर लूंगा, राजू ने मजबूती से कहा। विक्रम ने एक फीकी मुस्कान दी। तभी बाहर गलियारे में कदमों की आहट हुई। राजू चौंक गया। विक्रम ने तुरंत फाइल बक्से में डाली, उसे दराज में धकेला और लॉक कर दिया। दरवाजे के ठीक बाहर समीर की आवाज आई। भैया, आप अंदर हैं? मुझे बात करनी है। आवाज बहुत विनम्र थी, लेकिन राजू को खतरा महसूस हुआ। दोनों समझ गए कि खेल शुरू हो चुका है। विक्रम और राजू कमरे में बिना हिले खड़े रहे। दूसरी बार दरवाजा खटखटाया गया। इस बार जोर से और बेसब्री से। भैया, दरवाजा खोलिए, मुझे कुछ पूछना है। विक्रम ने राजू को इशारे से कमरे के कोने में छिपने को कहा, जहां एक बड़ी अलमारी उसे छिपा सकती थी। राजू तुरंत वहां जा छिपा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। विक्रम ने दर्द दबाते हुए दरवाजा खोला। समीर वहां खड़ा था। उसका चेहरा इतना सामान्य था कि डर लगता था। कल गोदाम वाली खूंखार नजर गायब थी। अब वहां एक चिंतित भाई का चेहरा था। राजू ने महसूस किया कि ये आदमी नाटक करने में उस्ताद है। समीर बिना पूछे अंदर आ गया। उसकी नजरें पूरे कमरे में घूमी, जैसे कुछ ढूंढ रही हों। भैया, भाभी कह रही थी कि आप सुबह आए और किसी को कुछ बताया नहीं। आपको नहीं लगता आप थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहे हैं? विक्रम ने संयम रखते हुए कहा। समीर, मैं थका हुआ हूं, बाद में बात करेंगे। समीर मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान ब्लेड की तरह तीखी थी। थके हैं तो बताना चाहिए ना। आप कहां गए थे? किसने आपको मारा? या आप घर में किसी को गलत समझ रहे हैं? उसकी नजरें उस लकड़ी की मेज पर रुकीं, जहां विक्रम ने अभी बक्सा रखा था। लेकिन बस एक पल के लिए। फिर वो विक्रम की ओर मुड़ा। भैया, आप बेकार में शक कर रहे हैं। लगता है अब आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा। कमरे का माहौल इतना तनावपूर्ण था कि लग रहा था अभी कुछ फट जाएगा। राजू अपनी सांस रोके हुए था। विक्रम और बहस नहीं करना चाहते थे। उन्होंने दरवाजे की ओर इशारा किया। मैं आराम करना चाहता हूं, तुम जाओ। समीर हिला नहीं। वो वहां खड़ा कुछ सोचता रहा। भैया, उसने अलमारी की ओर एक हल्की नजर डाली और फिर धीमी आवाज में कहा, भैया, कभी कभी घर में हर कोई आपके वापस आने से खुश नहीं होता। अपना ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ सलाह नहीं थी, ये धमकी थी। समीर मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने एक बार फिर पूरे कमरे को ऐसे देखा जैसे हर चीज को याद कर रहा हो। दरवाजा बंद होते ही राजू बाहर निकला। उसकी सांसें फूल रही थीं। अंकल, उसे पता चल गया है।
विक्रम कुर्सी पर बैठ गए। माथे पर पसीना था। वो जानता है, लेकिन अभी उसके पास कुछ करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। राजू ने सिर हिलाया। मुझे लगता है उसे शक है कि आपके पास सबूत है। विक्रम की आंखों में एक निश्चय चमक उठा। इसलिए हमें उससे तेज होना होगा। उन्होंने दराज से एक छोटी चांदी जैसी पेन ड्राइव निकाली। इसमें मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग और ईमेल है, लेकिन इतना काफी नहीं है। मुझे वो सबूत चाहिए जो साबित करे कि वो विदेशी भागीदारों के साथ मिलकर कंपनी हड़प रहा है। राजू समझ गया। तो अब आप चाहते हैं कि मैं क्या करूं? तुम्हें उस पुराने गोदाम में फिर से जाना होगा। देखना होगा कि वे क्या छिपा रहे हैं। गोदाम, राजू ने सोचा। वो जगह खतरनाक लोगों से भरी थी, लेकिन अगर सबूत नहीं मिले तो विक्रम हार जाएंगे। बच्चे ने मुट्ठी भींची। मैं कर लूंगा। विक्रम ने राजू के कंधे पर हाथ रखा। शुक्रिया बेटा, अगर तुम ना होते तो शायद मैं मर चुका होता। ये सुनकर राजू का गला भर आया। उसे कभी किसी ने इतना महत्व नहीं दिया था। तभी नीचे से सुमन की आवाज आई। विक्रम, कंपनी के लोग आपसे मिलने आए हैं। विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं। उन्हें इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तुम पीछे के दरवाजे से बगीचे में छिप जाओ। मैं इशारा करूं तब जाना। राजू ने सिर हिलाया और पीछे के दरवाजे से बगीचे की ओर जाने वाले गलियारे में निकल गया। लेकिन जैसे ही वो कांच के दरवाजे के पास पहुंचा, वो ठिठक गया। बाहर बगीचे में एक बड़े गमले के पास एक आदमी घर के अंदर झांक रहा था। उसकी आंखें चाकू की धार जैसी थीं। ये वही गुंडा था जिसने कल रात विक्रम का पीछा किया था। वो आदमी सीधे घर की ओर देख रहा था और राजू को लगा जैसे उसके शरीर का खून जम गया हो। वे लोग यहां तक आ पहुंचे थे। राजू दीवार से सट गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था सीना फाड़ देगा। वो गुंडा अंदर नहीं आ रहा था, बस खड़ा देख रहा था, जैसे किसी इशारे का इंतजार कर रहा हो। कुछ देर बाद उसने फोन निकाला और धीमी आवाज में बोला, जिसे राजू ने किसी तरह सुन लिया। हाँ, मैं घर के पीछे हूं, समीर भाई। अगले सिग्नल का इंतजार कर रहा हूं। अगला सिग्नल, ये शब्द राजू के कानों में गूंज गया। वे हार नहीं मान रहे थे। वे दोबारा हमला करने के लिए तैयार थे। राजू ने गहरी सांस ली और धीरे से वापस मुड़ा। उसे विक्रम को अभी बताना था। वो दबे पांव वापस स्टडी रूम की ओर भागा। जब वो कमरे में पहुंचा, विक्रम सिर पकड़कर बैठे थे। राजू को देखते ही वे चौंक गए। तुम गए नहीं? राजू ने हाफते हुए कहा। अंकल, वो आ गया है, कल रात वाला गुंडा। वो बगीचे में खड़ा है। मैंने उसे फोन पर कहते सुना कि वो समीर के इशारे का इंतजार कर रहा है। विक्रम की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उन्होंने खिड़की के पर्दे से थोड़ा झांका। गुंडा अब वहां नहीं था, जो और भी खतरनाक था। राजू, हमें अभी निकलना होगा। विक्रम ने फैसला सुनाया। हम यहां सुरक्षित नहीं हैं। कहां जाएंगे? राजू ने पूछा। वापस कचरे के ढेर पर। वही एक जगह है जहां वे मुझे ढूंढने की नहीं सोचेंगे। ये सुनना कितना कड़वा था। एक अमीर मालिक अपनी जान बचाने के लिए सबसे गंदी जगह पर छिपने जा रहा था। विक्रम ने वो पेन ड्राइव अपनी जेब में डाली। चलो। दोनों कमरे से निकले और गैरेज की ओर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़े। लेकिन जैसे ही वे बड़ी सीढ़ियों के पास पहुंचे, राजू के पैर जम गए। सीढ़ियों के ठीक नीचे समीर खड़ा था, हाथ जेब में, सिर ऊपर उठाए वो उन्हें देख रहा था। अब कोई मुस्कान नहीं थी, कोई नाटक नहीं था। उसकी आंखें सीधे उन दोनों को भेद रही थीं। भैया, कहां जाने की तैयारी है? उसकी आवाज में अब बर्फ जैसी ठंडक थी। विक्रम रुक गए और राजू ने कसकर उनका कुर्ता पकड़ लिया। उसे महसूस हो रहा था कि जाल अब पूरी तरह कस चुका है। समीर के ये पूछते ही कि भैया, कहां जाने की तैयारी है? गैरेज की सीढ़ियों के पास का पूरा माहौल जैसे जम गया। राजू को लगा जैसे विक्रम का कुर्ता पकड़े उसका हाथ सुनना पड़ गया हो। उसके पैर फर्श से चिपक गए थे। समीर की आंखों में अब कोई नाटक नहीं था, न कोई चिंता, न कोई भाईचारा। वहां सिर्फ एक ऐसे आदमी की ठंडक थी जो जानता था कि बाजी उसके हाथ में है। विक्रम सीधे खड़े रहे, कोशिश कर रहे थे कि शांत दिखें। हालांकि राजू महसूस कर सकता था कि उनका हाथ हल्का सा कांप रहा है। मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, विक्रम ने कहा। समीर ने हूं कहा और सीढ़ियों पर कुछ कदम ऊपर चढ़कर रास्ता रोक लिया। ऐसा क्या काम आ गया कि घर से भागना पड़ रहा है, और वो भी इतनी जल्दी? विक्रम ने अपनी आवाज सामान्य रखने की कोशिश की। ये मेरा निजी मामला है, तुम रास्ते से हटो। समीर ने सिर झुकाया और एक फीकी व्यंग्य भरी मुस्कान दी। कहीं आप पुलिस के पास तो नहीं जा रहे, किसी से शिकायत करने या किसी खास आदमी से मिलने? राजू ने अपनी सांस रोक ली। विक्रम भी सन रह गए। समीर ने अपनी बात जारी रखी। आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ वे दोनों सुन सके। भैया,
आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता कि आप अपने स्टडी रूम में क्या छिपा कर रखते हैं? उसी पल राजू समझ गया कि समीर को बहुत पहले से शक था। नहीं, सिर्फ शक नहीं, उसे पक्का यकीन था। विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उनकी आवाज थोड़ी सख्त हो गई। समीर, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? समीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने कंधे उचकाए जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। क्योंकि आप धंधा बहुत धीरे करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि निजी फायदे से ज्यादा परिवार और भावनाएं जरूरी हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपने मुझे कभी वो मौका नहीं दिया कि मैं उस जगह खड़ा हो सकूं जहां आप खड़े हैं। उसकी आंखों में नफरत की चमक थी। ये कंपनी मेरी होनी चाहिए। राजू ने देखा कि समीर का हर शब्द विक्रम के दिल पर किसी धारदार हथियार की तरह लग रहा था। विक्रम को दुख पैसे या रुतबे के लिए नहीं हो रहा था, बल्कि इसलिए हो रहा था कि जिस भाई को उन्होंने सगे बेटे की तरह प्यार किया, वो उनके सामने खड़ा होकर इतनी नीच बातें कर रहा था, बिना किसी पछतावे के। समीर ने राजू की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। और ये लड़का, लगता है मेरे बड़े भाई को भरोसा करने के लिए कोई नया मिल गया है। राजू थोड़ा पीछे हटा, लेकिन समीर की नजरें उस पर किसी मछली पकड़ने वाले कांटे की तरह गड़ी हुई थी, जो उसके डर को और गहरा कर रही थी। कचरे के ढेर से उठाया हुआ एक गंदा सड़क छाप लड़का। और आप इसे घर ले आए? विक्रम एक कदम आगे बढ़े और राजू के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। इसे हाथ मत लगाना। समीर हंस पड़ा। मैंने अभी ये नहीं कहा कि मैं उसके साथ क्या करूंगा, लेकिन क्या पता इसने कुछ ऐसा सुन लिया हो जो इसे नहीं सुनना चाहिए था। विक्रम ने दांत पीसते हुए कहा। उनकी आंखें लाल हो गईं। राजू का हमारे मामले से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें जो चाहिए मुझसे कहो। समीर ने अपने भाई को काफी देर तक देखा और फिर धीरे धीरे बोला, मैं बस इतना चाहता हूं कि आप कंपनी का पूरा कंट्रोल मेरे नाम कर दें। बस इतना ही। अगर आप साइन कर देते हैं तो सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। आप जिंदा रहेंगे, ये बच्चा जिंदा रहेगा। लेकिन अगर आप साइन नहीं करते, उसने हवा में चुटकी बजाई। तो कोई नहीं जानता कि क्या होगा। राजू को लगा जैसे उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा है। ये धमकी थी। सीधे तौर पर न कहकर भी समीर ने इतना कह दिया था कि राजू के पैर से लेकर सिर तक सिहरन दौड़ गई। विक्रम हमेशा की तरह शांत रहे, जैसे उन्होंने इस प्रस्ताव के लिए पहले से ही खुद को तैयार कर लिया हो। मैं साइन नहीं करूंगा। समीर एक पल के लिए चौंका। फिर उसने एक ठंडी हंसी हंसी। आप हमेशा ऐसे ही रहे हैं, हमेशा नैतिकता और उसूलों की बातें करते हैं, लेकिन देखते हैं कि आप कब तक अपने उसूलों को बचा पाते हैं। वो एक तरफ हट गया और रास्ता दे दिया, लेकिन उसकी नजरें उन दोनों पर से नहीं हटी। जाइए, जाइए। अगर आप घर से बाहर जाना चाहते हैं तो जाइए। देखते हैं आप कितनी दूर जा पाते हैं। राजू समझ गया कि यह विदाई नहीं बल्कि युद्ध का ऐलान था। विक्रम ने राजू के कंधे पर हाथ रखा और आगे चलने का इशारा किया। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे और तेजी से गैरेज की ओर बढ़े, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी पीठ पर समीर की नजरें किसी चाकू की तरह गड़ी हुई हैं। बिना पीछे मुड़े भी वे जानते थे कि वो वहीं खड़ा है, उनके हर कदम को देख रहा है। विक्रम ने गैरेज का दरवाजा खोला और जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजा पीछे से बंद कर दिया। राजू ने जोर से सांस छोड़ी। अंकल, वो आपको कहीं जाने नहीं देगा। विक्रम ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन इरादा पक्का था। इसीलिए हमें उसके तैयार होने से पहले ही निकलना होगा। गैरेज के कोने में वो पुरानी कार अभी भी खड़ी थी। विक्रम ने दरवाजा खोला और राजू को पैसेंजर सीट पर बैठने को कहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने चाबी लगाई, राजू को बाहर से कुछ अजीब आवाज सुनाई दी। बजरी पर जूतों की आवाज। एक आदमी से ज्यादा लोग थे। राजू ने खिड़की से बाहर देखा। 3 आदमी गैरेज की ओर आ रहे थे। वे गार्ड नहीं थे, न ही कंपनी के कर्मचारी थे। वे समीर के आदमी थे। राजू तुरंत विक्रम की ओर मुड़ा। उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट बन गई। वे आ गए। विक्रम ने रियर व्यू मिरर में देखा। उनकी आंखों का भाव बदल गया। पहली बार राजू ने उनमें गुस्सा और डर का इतना गहरा मिश्रण देखा। राजू, नीचे बैठ जाओ, विक्रम ने कहा। मैं संभाल लूंगा। लेकिन वे दोनों जानते थे कि वे एक बंद गली में फंस चुके हैं और ये पल सब कुछ तय करने वाला है। जिंदा बचेंगे या उस साजिश का शिकार हो जाएंगे जो उन्हें घेर रही है। 3 परछाइयां धीरे धीरे गैरेज की ओर बढ़ रही थीं।
उनके कदमों की आवाज बजरी पर चरमराहट पैदा कर रही थी, जो उस सन्नाटे में राजू के सीने पर हथौड़ी की तरह बज रही थी। विक्रम ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रखा था। उनके चेहरे की नसें तनी हुई थीं, जैसे वे सबसे बुरे हालात के लिए खुद को तैयार कर रहे हों। राजू उन 3 गुंडों से नजर नहीं हटा पा रहा था। उनकी चाल ढाल और गहरे रंग की जैकेट देखकर वो तुरंत पहचान गया कि ये लोग हालचाल पूछने नहीं आए हैं। ये वो लोग हैं जो कल रात का अधूरा काम पूरा करने आए हैं। गैरेज बंद था, लेकिन दरवाजे के छोटे कांच से वे उन परछाइयों को पास आते देख सकते थे। एक गुंडे ने गैरेज के शटर पर जोर से हाथ मारा। आवाज इतनी तेज थी कि कान बजने लगे। खोलो! वो चिल्लाया। हमें पता है तुम अंदर हो। राजू उछल पड़ा। उसे लगा जैसे दिल बाहर आ जाएगा। विक्रम ने तुरंत राजू को नीचे झुकने का इशारा किया। नीचे छिप जाओ, सिर मत उठाना। राजू तुरंत सीट के नीचे दुबक गया। उसने अपने हाथ कसकर पकड़ रखे थे, सांसें कांप रही थीं। फिर भी वो देख सकता था कि विक्रम का पैर एक्सेलरेटर पर हल्का सा दबाव डाल रहा था, जैसे वो भागने का रास्ता खोज रहे हों। बाहर शटर पीटने की आवाज और तेज हो गई। विक्रम साहब, बाहर आ जाइए, वरना हमें सख्ती करनी पड़ेगी। विक्रम ने दांत पीसते हुए फुसफुसाया। वे मुझे पकड़ना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि किसी के आने से पहले मुझे घर से निकाल ले जाएं। राजू ने अपनी उखड़ती सांसों के बीच पूछा, अब क्या करेंगे अंकल? गैरेज से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जो उन गुंडों ने रोक रखा था। विक्रम ने चारों ओर देखा। वो घबराहट के बीच भी अपना दिमाग शांत रखने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दरवाजे पर लगातार पड़ती चोटें कानों को फाड़ रही थी। एक रास्ता और है, लेकिन बहुत खतरनाक है। उन्होंने गैरेज के आखिर में बने एक छोटे इमरजेंसी एग्जिट यानी आपातकालीन द्वार की ओर इशारा किया। लोहे का एक छोटा दरवाजा जो घर के पीछे की ओर खुलता था, जहां बाड़ के साथ साथ एक पतली पगडंडी थी। वो रास्ता संकरा और अंधेरा था, और अगर वहां कोई छिपा हुआ हो तो पकड़े जाने का डर था। लेकिन इस हालत में वही एकमात्र विकल्प था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। बाहर से किसी गुंडे ने हथौड़े से गैरेज के शटर पर वार किया था। स्टील का दरवाजा हिल गया। उसके कब्जे ऐसे चरमराए जैसे अभी उखड़ जाएंगे। राजू घबरा गया। अंकल, वे दरवाजा तोड़ रहे हैं। विक्रम ने अब और देर नहीं की। उन्होंने झुककर राजू को उठाया। उनकी आवाज तेज और पक्की की, भागो अभी। दोनों कार से बाहर निकले। विक्रम को दर्द हो रहा था। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। फिर भी उन्होंने उस छोटे दरवाजे का लॉक खोला। दरवाजा खुला और बाहर की ठंडी, गीली और मिट्टी की गंध वाली हवा अंदर आ गई। जैसे ही वे दोनों बाहर निकले, गैरेज के अंदर धातु के गिरने की तेज आवाज आई। मुख्य दरवाजा टूटकर गिर चुका था। वहां है, भाग रहे हैं। एक गुंडे की चिल्लाहट पूरे गैरेज में गूंज गई। विक्रम ने राजू का हाथ पकड़ा और उसे उस संकरी पगडंडी पर खींचा, जहां ऊंची बाड़ और जंगली बेलों ने रास्ते को लगभग ढक दिया था। राजू अपनी जान बचाकर भागा। उसके पैर घास में धंस रहे थे। गीली मिट्टी की वजह से वो कई बार फिसला, लेकिन उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। पीछे से भागते हुए कदमों की भारी आवाजें, चीखें और गालियां सुनाई दे रही थीं, जिससे राजू का सीना फटने जैसा हो रहा था। एक गुंडे की आवाज आई, पीछे की तरफ भागो, उन्हें आगे से घेरो। राजू ने ऊपर देखा। पगडंडी के दूसरे छोर पर 2 और आदमियों की परछाई दिखाई दी। वे परछाइयां उसकी आंखों में बड़ी होती जा रही थी। अंकल, उन्होंने आगे का रास्ता भी रोक दिया। विक्रम ने बाईं ओर मुड़कर राजू को खींचा और एक दूसरी दिशा में एक बड़े घास के मैदान की ओर भागे। घाव के दर्द के बावजूद विक्रम दौड़ते रहे। उनकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन आंखों में हार न मानने की जिद थी। शायद राजू का साथ ही उन्हें गिरने नहीं दे रहा था। लेकिन मुश्किल से कुछ मीटर दौड़ने के बाद साइड गेट की तरफ से कार के हॉर्न की आवाज आई। समीर की काली कार वहां आ धमकी। भैया! कार का शीशा नीचे हुआ और समीर ने अंदर से उन्हें अपनी ठंडी आंखों से देखा। भैया! उसने इतनी जोर से कहा कि हवा उसकी आवाज उन तक पहुंचा दे। इतनी जल्दी कहां जा रहे हैं? उस पल राजू को लगा जैसे उसके पैर जम गए। समीर ने सब कुछ पहले से सोच रखा था। वो जानता था कि गैरेज में पीछे का दरवाजा है। वो जानता था कि वे इसी तरफ भागेंगे। ये सब उसके जाल का हिस्सा था। विक्रम ने राजू को पीछे खींचा और हाँफते हुए रुक गए। समीर कार में ही बैठा रहा। उसे भागने की जरूरत नहीं थी। उसने बस हाथ से इशारा किया। तुरंत सड़क के किनारे से 2 हट्टे कट्टे गुंडे कूदकर घास के मैदान में आ गए और उन दोनों का रास्ता रोक लिया। अंकल! राजू चिल्लाया, उधर देखिए। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, झाड़ियों के पीछे से एक और आदमी निकल आया।
तीनों तरफ से रास्ता बंद था और पीछे ऊंची दीवार थी। अब भागने की कोई जगह नहीं बची थी। विक्रम ने राजू को अपने शरीर से सटा लिया। उनकी सांसें भारी थीं, लेकिन आवाज अब भी स्थिर रखने की कोशिश कर रहे थे। डरो मत। मैं हूं ना। राजू कांप रहा था, लेकिन उसकी छोटी काली आंखों में एक अजीब सी जिद्दी चमक थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस पहली रात थी जब उसने विक्रम को उस टूटे ठेले में खींचा था। एक गुंडा पास आया। उसकी आवाज आंधी जैसी घरघराहट वाली थी। विक्रम साहब, रास्ता खत्म हो गया, अब तमाशा मत कीजिए। कार से समीर उतरा। भैया, वो धीरे धीरे पास आया, हाथ जेब में थे, चेहरा इतना शांत कि डरावना लग रहा था। भैया, आपको बस कागज पर साइन करने हैं। साइन करते ही सब खत्म। आप और ये बच्चा दोनों सुरक्षित। विक्रम ने सीधे अपने भाई की आंखों में देखा। उनकी आंखों में दर्द इतना था कि गला रुंध जाए। समीर, तुम्हें वो कंपनी कभी नहीं मिलेगी। समीर का चेहरा सख्त हो गया। अब ना कोई बनावट थी, ना कोई इशारा, सिर्फ क्रूरता बची थी। तो फिर आपने मुश्किल रास्ता चुना। उसी पल एक भारी हाथ ने विक्रम का कॉलर पकड़ा और उन्हें आगे की ओर खींच लिया। राजू चीखा, नहीं नहीं, और उसके दिमाग में सब कुछ जैसे फट गया। डर, लाचारी और उस एकमात्र इंसान को खोने का एहसास जिसने उसे बचाया था। नहीं। राजू की चीख उस खुले मैदान में कांच के टूटने जैसी गूंजी। बच्चा अपनी पूरी ताकत से दौड़ा। उसके छोटे पैर गीली घास पर फिसल रहे थे। वो लगभग गिर गया, लेकिन उसने परवाह नहीं की। राजू को उस वक्त बस वो क्रूर हाथ दिखाई दे रहा था जो विक्रम को किसी सामान की तरह घसीट रहा था। विक्रम का संतुलन बिगड़ गया। उनकी आंखें दर्द और हैरानी से फटी हुई थीं। 3 गुंडों ने विक्रम को पकड़ रखा था और उनके कॉलर को इतनी जोर से खींचा कि कंधे का घाव फिर से फट गया। खून शर्ट से रिसकर लाल हो गया। दर्द और बढ़ गया। विक्रम एक घुटने पर गिर पड़े। उनका एक हाथ अनजाने में ही राजू को बचाने के लिए आगे बढ़ा। एक ऐसे आदमी की आखिरी कोशिश जो जानता था कि सुरक्षा क्या होती है। समीर ठीक पीछे खड़ा था, छाती पर हाथ बांधे। उसकी आंखों में पत्थर जैसी ठंडक थी। उसने अपने गुंडों को रोका नहीं, बल्कि विक्रम को ऐसे देख रहा था जैसे वे उसकी बेहतरीन योजना में कोई रुकावट हो। राजू दौड़कर पहुंचा और अपनी पूरी जान लगाकर उस गुंडे के हाथ पर घूंसा मारा जिसने विक्रम को पकड़ रखा था। लेकिन एक 10 साल के बच्चे का घूंसा उस चट्टान जैसे शरीर के लिए कुछ भी नहीं था। गुंडे ने बस नीचे देखा, चेहरे पर थोड़ी झुंझलाहट आई और उसने एक झटके में राजू को ऐसे धकेल दिया जैसे कोई मक्खी उड़ाता है। राजू कुछ कदम दूर जा गिरा। सख्त जमीन पर गिरने से उसे चोट लगी, हाथ छिल गए, लेकिन वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। उन्हें छोड़ दो, अंकल ने कुछ गलत नहीं किया है। समीर मुड़ा और राजू को देखा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, जैसे वो किसी कीड़े को देख रहा हो। ये लड़का बहुत शोर मचाता है, उसने ऐसे कहा जैसे सांस ले रहा हो। इसे पकड़ो। तुरंत एक दूसरा गुंडा आगे बढ़ा और अपने बड़े हाथों से राजू का हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे की ओर खींच लिया। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे। राजू चिल्लाया। उसकी आंखें लाल हो गईं। विक्रम ये सब देख रहे थे और उनका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। उन्होंने जिंदगी में बहुत दर्द सहा था, लेकिन इस पल उस बच्चे को पकड़े जाते देखना जिसे वे बचाना चाहते थे, उन्हें पागल कर रहा था। समीर। विक्रम ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़े हुए गुंडे ने एक जोरदार धक्का दिया जिससे वे फिर घुटनों के बल गिर गए। भैया, समीर अपने भाई के पास आया और थोड़ा झुककर सीधे उनकी आंखों में देखा। भैया, चीजों को और मुश्किल मत बनाइए। आप इसे बचा सकते हैं, आप इसकी जान बचा सकते हैं, लेकिन तभी जब आप साइन करेंगे। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन हर शब्द ब्लेड की तरह काट रहा था। राजू पीछे पकड़ा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें विक्रम से एक पल के लिए भी नहीं हटी। अंकल, इसकी बात मत सुनिए, मुझे कुछ नहीं होगा, आप साइन मत करना। समीर ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिससे राजू की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। विक्रम ने जोर से सांस ली। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा सख्त। मैं साइन नहीं करूंगा। तुम मुझे चाहे जितना मार लो, मैं साइन नहीं करूंगा। मैं मां बाप की कंपनी एक धोखेबाज के हाथों में नहीं दूंगा। ये बात बारूद के ढेर पर माचिस फेंकने जैसी थी। समीर सीधा खड़ा हो गया। उसका चेहरा काला पड़ गया, जैसे किसी ने उसकी सबसे दुखती रग पर हाथ रख दिया हो।
वो अपने गुंडों की तरफ मुड़ा। इसे ले जाओ, भैया को यहीं सोचने दो। राजू को पकड़े हुए गुंडे ने उसे खींचा, लेकिन राजू ने देखा कि विक्रम के पैर कांप रहे थे। फिर भी उन्होंने सिर उठाया और अपनी आवाज स्थिर रखी। समीर, तुम नर्क में गिर चुके हो, लेकिन मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हें वापस रोशनी में खींच लाऊंगा, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। समीर हंस पड़ा, जैसे ये कसम कोई मजाक हो। उसने हाथ से इशारा किया। तुरंत दो गुंडे राजू को घर के बगल वाली दिशा में खींचने लगे, जबकि दूसरा गुंडा विक्रम को घसीटते हुए समीर की काली कार की ओर ले जाने लगा। राजू ने घास, मिट्टी, जो भी हाथ में आया उसे पकड़ने की कोशिश की ताकि वो रुक सके। अंकल, अंकल, मुझे मत ले जाने दो। विक्रम तड़पे और चिल्लाए, राजू। लेकिन उनकी आवाज तब घुट गई जब गुंडे ने उनके पेट में जोर से घूंसा मारा। विक्रम वहीं ढेर हो गए, उनकी सांस अटक गई। समीर हाथ बांधे खड़ा ये सब ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी नाटक का डायरेक्टर हो और ये उसका शो चल रहा हो। चिंता मत करो भैया, बच्चे को बस इसलिए रखा जा रहा है ताकि आप सहयोग करें। वो मुड़ा और अपने गुंडों से कहा, इसे पुराने गोदाम में ले जाओ। आदमियों से कहना कड़ी निगरानी रखें। भैया को पता चलना चाहिए कि वे क्या खोने वाले हैं। पुराना गोदाम। ये सुनते ही राजू के पैर से लेकर सिर तक ठंडक दौड़ गई। वही गोदाम जहां कल रात उसने उनकी बातें सुनी थीं। एक जाल, एक ऐसी जगह जहां कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। गुंडा राजू को और तेजी से खींचने लगा। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि राजू का हाथ दुखने लगा। राजू ने पीछे मुड़कर देखा। विक्रम फिर से खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें जमीन पर दबा दिया गया था। दर्द और बेबसी से उनका चेहरा विकृत हो गया था। दोनों की आंखें मिली। एक नजर मदद मांग रही थी, दूसरी नजर एक वादा कर रही थी। बिना कुछ कहे राजू समझ गया कि विक्रम उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें जिंदा रहना होगा, तुम्हें मजबूत बनना होगा, तुम्हें भागने का रास्ता खोजना होगा और वापस आकर मुझे बचाना होगा। बच्चे ने अपना सिर घुमाया, आंसुओं को रोका और दांत इतने जोर से भींचे कि होंठ से खून निकल आया। वो हार नहीं मानेगा, कभी नहीं। राजू को घसीटते हुए घास के मैदान से ले जाया गया। उसके घुटने जमीन से रगड़ खा रहे थे। दो हट्टे कट्टे आदमी उसे ऐसे ले जा रहे थे जैसे वो कोई बोरिया बिस्तर हो। उन्हें रत्ती भर भी परवाह नहीं थी कि बच्चे को कितना दर्द हो रहा है। शाम ढल रही थी। हवा तेज चलने लगी थी। पेड़ों के पत्ते सरसरा रहे थे। बिल्कुल वैसी आवाज जैसी उन रातों में आती थी जब राजू कचरे के ढेर पर सिकुड़कर सोता था। लेकिन आज सब कुछ अलग था। आज वो बारिश से नहीं छिप रहा था, वो एक ऐसी जिंदगी से छिप रहा था जिसे खाई में धकेला जा रहा था। एक गुंडा बोला, उसकी आवाज ऐसी थी जैसे बरसों से बीड़ी पी रहा हो। ये छोकरा तो बड़ा जिद्दी है बे, इतनी सी उम्र और बड़ों से लड़ने चला है। दूसरा गुंडा हंसा, चल गोदाम में चलकर इसकी सारी हैंकड़ी निकल जाएगी। समीर भाई ने इसे जिंदा रखने को कहा है, पर यह नहीं कहा कि इसके साथ प्यार से पेश आना है। ये सुनकर राजू के रोंगटे खड़े हो गए। पुराना गोदाम, जहां की दीवारें ऊंची हैं, रोशनी कम है और कोई आता जाता नहीं। एक ऐसी जगह कि अगर राजू वहां गायब हो गया तो दुनिया को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन राजू रोया नहीं। इसलिए नहीं कि उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे डर में जीने की आदत थी। जिस चीज ने राजू को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई वो थी विक्रम की वो तस्वीर जब उन्हें जमीन पर गिराकर पेट में घूंसा मारा गया। उनकी लाल आंखें, जिनमें लाचारी और गहरा दर्द था। विक्रम जैसा आदमी इस तरह की बेइज्जती और दर्द का हकदार नहीं था। राजू ने अपने दांत पीसते हुए खुद से कसम खाई, मैं वापस आऊंगा, मैं अंकल को बचाऊंगा। कोठी के पिछले गेट पर पहुंचकर दोनों गुंडों ने राजू को एक पुरानी पिकअप वैन में धकेल दिया जो वहां पहले से खड़ी थी। गाड़ी के अंदर धूल जमी थी। पिछली सीट पर गंदे जूतों के निशान और अधजली सिगरेटें पड़ी थी। एक गुंडे ने राजू के हाथ एक खुरदरी रस्सी से बांध दिए। उसने इतनी जोर से बांधा कि राजू की कलाई लाल हो गई। दूसरा गुंडा उसके बगल में बैठा, हाथ घुटनों पर रखे, तैयार कि अगर बच्चा हिलने की कोशिश भी करे तो उसे दबोच ले। गाड़ी एक झटके के साथ उस रिहायशी इलाके की पतली सड़कों पर चल पड़ी। हर बार जब गाड़ी किसी गड्ढे में गिरती, राजू की कलाई में दर्द होता, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उसकी नजरें खिड़की से बाहर टिकी थीं। वो विक्रम के घर के गेट को पीछे छूटते हुए देख रहा था। गेट छोटा होता गया
और फिर ओझल हो गया। राजू के मन में एक ऐसा दर्द उठा जिसे वो बयां नहीं कर सकता था। ये दर्द पहली बार किसी ऐसे को खोने का था जिसे उसने अभी तक कोई नाम भी नहीं दिया था, न पिता, न भाई, न रिश्तेदार। लेकिन राजू के लिए विक्रम उन सभी रिश्तों से बढ़कर थे। एक ऐसा पवित्र बंधन जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। गाड़ी शहर के बाहरी इलाके की ओर जाने वाली कच्ची सड़क पर मुड़ गई। पुराना गोदाम वाला इलाका सुनसान था। ईंटों की टूटी फूटी दीवारें दिखाई देने लगीं, जो इतनी ऊंची थीं कि ढलते सूरज की रोशनी को भी रोक रही थीं। सड़क के किनारे पुरानी फैक्ट्रियां थीं जो सालों से बंद पड़ी थीं। टीन की छतें जंग खा चुकी थी और घास घुटनों तक उगाई थी। देखते ही पता चलता था कि ये जगह उन लोगों के लिए नहीं है जो शांति से जीना चाहते हैं। जैसे ही गाड़ी रुकी, एक गुंडे ने राजू को नीचे खींचा और लगभग फेंकते हुए गोदाम के ठंडे कंक्रीट के फर्श पर पटक दिया। गोदाम के अंदर सीलन और फपूंद की तेज बदबू आ रही थी, जिससे राजू को खांसी आ गई। अंदर एक अकेला बल्ब लटक रहा था, जिसकी रोशनी बहुत मध्यम थी, और टूटी हुई टीन की छत से हवा के गुजरने की डरावनी आवाज आ रही थी। एक गुंडे ने राजू को एक हिलती हुई लकड़ी की कुर्सी पर बैठाया और कड़े स्वर में कहा, यहीं बैठ, कोई होशियारी मत करना। दूसरे गुंडे ने अपना फोन निकाला और समीर को कॉल किया। समीर भाई, हमने लड़के को पकड़ लिया है। राजू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने फोन के स्पीकर से समीर की आवाज सुनी, जो शांत थी लेकिन किसी धारदार हथियार जैसी लग रही थी। उसे संभाल कर रखना, भागने मत देना, मैं आगे क्या करना है बताता हूं। कॉल कट गई। दोनों गुंडे राजू की ओर देखकर एक अजीब सी मुस्कान के साथ हंसे। एक गुंडा कुर्सी पर हाथ रखकर राजू के चेहरे के पास आया। तू खुद को क्या समझता है बे? बड़ों के मामले में टांग अड़ाएगा? अपनी जान जोखिम में डालकर उस बूढ़े को बचाने चला था। देख अब क्या हाल हुआ। राजू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी काली और गहरी आंखों से उसे देखता रहा। वो छोटा था लेकिन डरपोक नहीं। गुंडा थोड़ा हैरान हुआ, फिर हंसते हुए बोला, बच्चा है पर जिद्दी बहुत है, बड़ा होकर पक्का गुंडा बनेगा। राजू खामोश रहा। वो चुप था क्योंकि उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वो विक्रम के बारे में सोच रहा था। समीर और उसके गुंडों द्वारा उन्हें जमीन पर दबाए जाने का दृश्य उसकी आंखों में घूम रहा था। विक्रम की वो नजर जिसमें उन्होंने राजू को कुछ समझाने की कोशिश की थी। और उसी पल राजू के दिमाग में एक विचार आया, बिजली की तरह तेज। वो विक्रम के बचाने का इंतजार नहीं कर सकता, उसे खुद को बचाना होगा। और फिर विक्रम को बचाना होगा। राजू ने गहरी सांस ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, डर से नहीं बल्कि एक पक्के इरादे से। उसने आसपास की हर चीज पर गौर किया। गोदाम का दरवाजा बंद था लेकिन ताला नहीं लगा था। दोनों गुंडे एक दूसरे से काफी दूर खड़े थे। और सबसे बड़ी बात, जो रस्सी उसके हाथों में बंधी थी वो उतनी कसकर नहीं बंधी थी क्योंकि गुंडे ने जल्दी में बांधा था। राजू लकड़ी की कुर्सी पर बिना हिले बैठा रहा, हाथ पीछे बंधे थे, लेकिन उसका दिमाग बाहर दौड़ रही किसी भी गाड़ी से तेज चल रहा था। दोनों गुंडे सामने खड़े होकर बीड़ी पी रहे थे और खाने पीने की बातें कर रहे थे। उन्हें उस बच्चे की खामोशी पर कोई शक नहीं हुआ, लेकिन राजू के लिए हर गुजरता पल जिंदगी और मौत के बीच का फासला था। उसके पास वाले गुंडे ने, जो काफी लंबा चौड़ा था और जिसकी गर्दन पर टैटू था, राजू को हिकारत से देखा। ये लड़का तो बड़ा ढीठ है, रोता नहीं, चिल्लाता नहीं, भीख नहीं मांगता। दूसरा गुंडा हंसा, रोएगा तो भी क्या होगा, हमें इसे छोड़ने का ऑर्डर थोड़े ही मिला है। राजू ने अपनी मुट्ठियां भींची। रस्सी उसकी कलाई को छील रही थी, जलन हो रही थी, लेकिन ये जलन उस दर्द से कम थी जो उसे विक्रम को मुसीबत में देखकर हो रहा था। राजू ने धीरे से अपने शरीर को तिरछा किया और रस्सी को ढीला करने की कोशिश की, जैसा उसने सोचा था। रस्सी उससे ज्यादा ढीली थी। शायद गुंडों को लगा था कि एक छोटा बच्चा क्या ही कर लेगा, लेकिन राजू अलग था। सड़क की जिंदगी ने उसे वो सिखाया था जो बहुत से बच्चे नहीं जानते। अगर कलाई को सही दिशा में घुमाया जाए तो रस्सी से निकला जा सकता है। राजू ने धीरे धीरे एक एक करके अपनी कलाई घुमाना शुरू किया। जोर लगाने से रस्सी कस जाती, इसलिए वो सब्र से काम ले रहा था। इसी बीच दोनों गुंडे इस बात पर बहस करने लगे कि खाना कौन लाएगा। ये काम खत्म होने के बाद मैं तुझे पार्टी दूंगा। एक ने कहा, अरे सुना है समीर भाई बहुत पैसा देने वाले हैं। राजू ने ध्यान दिया कि जब वे बहस कर रहे थे, दरवाजे के पास खड़ा आदमी पानी लेने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर गया। यही वो मौका था। रस्सी धीरे धीरे ढीली हो रही थी। हर बार जब वो कलाई घुमाता, खाल छिलने का दर्द होता। लेकिन वो रुका नहीं।
उसने अपनी उंगलियों से जोर लगाया और महसूस किया कि गांठ खिसक रही है। ठीक उसी समय दूसरा गुंडा उसकी ओर मुड़ा और मजाक में बोला, ए छोटू, भूख लगी है क्या? हम तेरे लिए एक वड़ा पाव ले आए? राजू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे देखता रहा। उसकी शांत नजरों से गुंडे को थोड़ी असहजता हुई, लेकिन फिर उसने हाथ झटक दिया। क्या घूर रहा है? तू यहां से भाग पाएगा? ये सपना देखना छोड़ दे। जैसे ही वो गुंडा पानी की बोतल ढूंढने के लिए मुड़ा, एक हल्की सी खटकी आवाज हुई। रस्सी की आखिरी गांठ खुल गई थी। आवाज इतनी धीमी थी कि किसी को सुनाई नहीं दी, लेकिन राजू के लिए ये आजादी का संगीत था। राजू तुरंत खड़ा नहीं हुआ। वो थोड़ा और झुका रहा और अपने हाथों को पीछे ही रखा ताकि पता न चले कि रस्सियां खुल चुकी हैं। अगर वो अभी खड़ा होता तो गुंडा उसे दबोच लेता। राजू ने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। गोदाम में एक छोटा सा साइड दरवाजा था, लेकिन वो उस मेज के पास था जहां गुंडा बैठा था। दूसरी तरफ दीवार में ऊपर एक वेंटिलेशन यानी रोशनदान था, जहां से रोशनी की एक पतली लकीर आ रही थी। ये गोदाम में रोशनी का एकमात्र जरिया था। वो रोशनदान नीचा था, इतना कि राजू उस तक पहुंच सकता था, लेकिन इतना छोटा कि कोई बड़ा आदमी वहां से नहीं निकल सकता था। अगर राजू वहां से निकल गया तो वे उसका पीछा नहीं कर पाएंगे। यही एकमात्र रास्ता था। राजू ने आंखें बंद की और खुद से कहा, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर मैं नहीं भागा तो विक्रम अंकल मारे जाएंगे। अचानक बच्चा अपनी जगह से उछला। कुर्सी धड़ाम से नीचे गिरी, जिससे पास खड़ा गुंडा चौंक कर पीछे मुड़ा। लेकिन राजू उस पल में वहां से गोली की तरह निकल चुका था। वो पुराने बक्सों के बीच से होता हुआ भागा। अबे! गुंडा चिल्लाया और उसके पीछे दौड़ा। उसके भारी बूटों की आवाज कंक्रीट पर गूंज उठी। राजू एक पुरानी मेज के नीचे से फिसला और लकड़ियों के ढेर के बीच से निकला ताकि ऊपर से उसे कोई पकड़ न सके। दूसरा गुंडा भी शोर सुनकर अंदर आ गया। पकड़ो उसे! राजू सीधे उस रोशनदान की तरफ भागा। रोशनी की वो लकीर अंधेरे में उसका एकमात्र सहारा थी। अब वो कुछ ही मीटर दूर था, लेकिन पीछे से गुंडों की भारी सांसें और कदमों की आवाज इतनी करीब थी कि राजू को अपनी गर्दन पर उनकी गर्मी महसूस हो रही थी। एक गुंडे ने छलांग लगाई और राजू का कॉलर पकड़ने की कोशिश की। राजू ने ऐन वक्त पर खुद को घुमाया और सिर नीचे कर लिया, जिससे गुंडे का हाथ सिर्फ उसके बालों को छूकर निकल गया। राजू लुढ़कते हुए धूल के गुबार के बीच से निकला। हरामखोर! गुंडा गालियां बकने लगा। राजू ने रोशनदान की ओर छलांग लगाई। उसके दोनों हाथों ने लोहे की चौखट पकड़ ली। उसने अपने छोटे पैरों से दीवार पर जोर लगाया और खुद को ऊपर खींचने की कोशिश की। तभी एक गुंडे ने राजू का पैर पकड़ लिया। राजू चीखा। उसे लगा जैसे उसे नीचे खींचा जा रहा है। उसने पूरी ताकत लगा दी। उसके नाखून लोहे पर गड़ गए। गुंडे ने फिर जोर से झटका दिया, जिससे राजू के टखने में तेज दर्द हुआ। उस पल राजू ने वो किया जो सिर्फ वही कर सकता था। उसने अपना पैर उस सस्ती हवाई चप्पल से बाहर खींच लिया। उसका शरीर किसी तीर की तरह रोशनदान के उस पार निकल गया। गुंडे के हाथ में सिर्फ वो नीली चप्पल रह गई। राजू बाहर निकल गया था। गुंडे के चिल्लाने की आवाज, लोहे के दरवाजे पर लात मारने की आवाज सब पीछे छूट गईं। राजू गोदाम के बाहर ऊंची घास में जा गिरा। वो धूल और मिट्टी में सना था। सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। वो बच गया था। वो जिंदा था और अब वो विक्रम को बचाने जा रहा था। हवा के साथ गोदाम की सड़ी हुई गंध आ रही थी, जिससे राजू तुरंत उठ खड़ा हुआ। वो जानता था कि समय बीत रहा है और विक्रम की जान खतरे में है। वो नंगे पैर ही मेन रोड की तरफ भागा। उसके छोटे पैर पत्थरों और कांटों पर पड़ रहे थे, लेकिन उसने दर्द की परवाह नहीं की। ये दौड़ भागने के लिए नहीं थी, ये दौड़ बचाने के लिए थी। रिहायशी इलाके के पास पहुंचकर एक टैक्सी वाले ने उसे देखा। बच्चा गंदा था, बदहवास भाग रहा था। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और शीशा नीचे किया। बेटा, कहां जा रहे हो? राजू ने हाफते हुए कहा, अंकल, मुझे शहर के सेंटर में जाना है, प्लीज मुझे ले चलिए। मैं बाद में पैसे दे दूंगा। ड्राइवर ने राजू की आंखों में देखा। उन आंखों में एक ऐसा संकल्प था जो उसने बड़ों में भी कम देखा था। उसने सिर हिलाया। बैठ जाओ, पैसे नहीं चाहिए। टैक्सी चल पड़ी और पेड़ पौधे पीछे छूटने लगे। राजू ने अपनी मुट्ठी भींची और मन ही मन कहा, विक्रम अंकल, मैं आ रहा हूं। उसी समय शहर के बाहरी इलाके में एक वीरान मकान के अंदर विक्रम एक लकड़ी की कुर्सी से बंधे हुए थे। दर्द से उनकी आंखें धुंधला रही थीं, लेकिन दिल में एक उम्मीद की लौ जल रही थी। राजू जिंदा है। समीर उनके सामने खड़ा था, हाथ जेब में डाले, चेहरे पर जीत का भाव था। भैया,
पहले आप इंसाफ और उसूलों की बात करते थे, अब देखिए आपका इंसाफ मेरी मुट्ठी में है। विक्रम कुछ नहीं बोले। उन्होंने न भीख मांगी न कांपे, क्योंकि वे समझ चुके थे कि धोखा इंसान को अंदर से मार देता है, लेकिन भरोसा, चाहे वो एक कचरा बीनने वाले बच्चे का ही क्यों ना हो, आदमी को आखिरी सांस तक जिंदा रखता है। समीर ने इशारा किया, काम खत्म करो। 2 गुंडे आगे बढ़े, लेकिन ठीक उसी पल बाहर से पुलिस के सायरन की तेज आवाज गूंजी। समीर सन्न रह गया। एक लाउडस्पीकर पर आवाज आई, पुलिस, सब अपनी जगह रुक जाओ, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। समीर घबरा गया। उसके गुंडे भागने लगे, लेकिन कुछ ही कदमों पर पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। राजू ने शहर पहुंचते ही सबसे पहले पुलिस को सब कुछ बताया था। उसने वो पेन ड्राइव भी दी थी जो विक्रम ने उसे जाते जाते सौंपी थी। शुरुआत में पुलिस ने यकीन नहीं किया, लेकिन सबूत देखने के बाद सब साफ हो गया। पुलिस अंदर घुसी, समीर को हथकड़ी पहनाई गई, विक्रम की रस्सियां खोली गईं। लेकिन जिस चीज ने विक्रम को रुला दिया वो कोई राहत नहीं थी, बल्कि वो पल था जब उन्होंने राजू को अंदर आते देखा। नंगे पैर, कीचड़ में सना हुआ, आंखें लाल। अंकल, मैं आ गया। विक्रम ने उस छोटे से बच्चे को गले लगा लिया, जैसे उन्हें अपनी आत्मा का कोई खोया हुआ हिस्सा मिल गया हो। आज के बाद तुम कभी अकेले नहीं रहोगे राजू, उन्होंने आंसुओं के बीच कहा, ये मेरा वादा है। समीर को पुलिस ले जा रही थी। अब उसकी आंखों में घमंड नहीं था, सिर्फ एक खालीपन था। धोखे ने उसे ऊपर उठाया था और उसी धोखे ने उसे सबसे गहरी खाई में गिरा दिया। कुछ महीनों बाद उस हवेली में, जहां कभी सिर्फ अंधेरा और साजिशें थीं, अब नई रोशनी थी। कचरे के ढेर पर बनी वो झोपड़ी अब खाली पड़ी थी, क्योंकि राजू अब वहां नहीं रहता था। विक्रम ने कानूनी तौर पर राजू को गोद ले लिया था। ये किसी एहसान या दया की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि विक्रम ने उस बच्चे में वो देखा था जिसे वे पूरी जिंदगी ढूंढते रहे, सच्ची हिम्मत, दयालुता और एक ऐसा दिल जो कभी हार नहीं मानता। राजू ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था, और वो हवाई चप्पल जो गोदाम में गुंडे के हाथ में रह गई थी, जिसे बाद में पुलिस सबूत के तौर पर लाई थी, विक्रम ने उसे फ्रेम करवाकर अपने ऑफिस में लगा रखा था, क्योंकि उनके लिए वो सिर्फ एक चप्पल नहीं थी, वो उस दिन का प्रतीक थी जब उन्हें नर्क से बाहर खींचा गया था। उनकी कहानी पूरे शहर में फैल गई, एक अमीर परिवार के स्कैंडल की तरह नहीं, बल्कि इंसानियत के एक खूबसूरत सबक की तरह, कि धोखे के बीच भी इंसानियत के लिए जगह होती है, कि घोर अंधेरे में भी कोई हाथ हमें उठाने के लिए आगे आता है, और कभी कभी वो हाथ उसका होता है जिससे हमें कोई उम्मीद नहीं होती। दोस्तों, इंसान की असली कीमत उसके बैंक बैलेंस, पद या ताकत में नहीं होती। असली कीमत इसमें है कि हम सबसे बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। एक अनाथ बच्चे ने एक अरबपति को बचाया और बदले में उस आदमी ने उसे एक घर और एक नई जिंदगी दी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इंसानियत, दया और न्याय की ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तो दोस्तों, राजू और विक्रम की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या एक छोटे से बच्चे की हिम्मत और मासूमियत ने आपके दिल को भी छू लिया? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप हमारा ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। अपने शहर या देश का नाम कमेंट में लिखना ना भूलें। हमें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारा परिवार कहां-कहां तक फैला हुआ है। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई अनोखी, भावुक या प्रेरणा देने वाली कहानी है, या आपने अपनी जिंदगी में इंसानियत की कोई ऐसी मिसाल देखी है, तो उसे हमारे साथ और बाकी दर्शकों के साथ कमेंट्स में जरूर साझा करें। क्या पता आपकी कहानी भी किसी की जिंदगी में उम्मीद की नई रोशनी जगा दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।